एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रंट एंड फो। तो लास्ट वाली जो दो वीडियोस हैं हमारी, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी होती हैं, मतलब किस तरीके से ये हमारे लिए फ्रेंड है और किस तरीके से ये हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं। तो हार्मफुल में एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि ये जो हमारा फूड होता है, फूड को स्पॉइल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो घरों में जो खाना बनता है, अगर एक दिन के बाद आप उसमें देखेंगे तो उसमें कुछ स्मेल आने लगेगी, कुछ गंदी सी स्मेल आने लगेगी और वो स्पॉइल होने लगेगा, है ना, खराब हो जाएगा, उसका कलर भी चेंज होने लगता है। और इसके अलावा अगर आप उसको खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा फूड होता है उसमें मॉइस्चर होता है और वो मॉइस्चर की वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसीलिए अगर हम अपने फूड को प्रिजर्व करना चाहें, फूड को बचाना चाहें, तो किस तरीके से बचाएंगे वो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है। फूड प्रिजर्वेशन में सबसे पहले आता है हमारा सेविंग द फूड बाय द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। मतलब कि जो हमारा खाना होता है, अगर हम उसको सेव कर रहे हैं बाय द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम ये चाहें कि हमारे फूड पे ना आए, हमारा फूड बचा रहे, सेव होता रहे, तो इसी को ही हम लोग फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। और इसके लिए हम कुछ अलग अलग तरीके के मेथड्स यूज करते हैं और उन मेथड्स के जरिए हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम उसको देखते हैं एक बार। कितने टाइप्स के हमारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको यूज करके हम अपने फूड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचा सकते हैं। तो सबसे जो कॉमन हमारे केमिकल्स होते हैं वो तो हमारा सॉल्ट हो गया, एंड कुछ एडिबल सॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हम अपने जो फूड है उसको बचा सकते हैं। इसके अलावा ये वैसे तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन केमिकल हो गया वो हो गया सोडियम बेंजोट हो गया और सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो गया। ये दो ऐसे केमिकल्स होते हैं नॉर्मली हमारे फूड में डाले जाते हैं बाय द इंडस्ट्रीज टू सेव इट, जो भी फूड है उनको। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या हम हर जगह जो केमिकल होते हैं उसको यूज कर सकते हैं अपने फूड को सेव करने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर हम हर जगह केमिकल यूज करेंगे तो केमिकल कहाँ जाएगा? फूड के साथ में हमारी बॉडी में जाएगा और अलग अलग तरीके की हमें बीमारियां हो सकती है, हमारी बॉडी को हार्म पहुंच सकता है। तो हम इसको हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो ये मेथड हम ये इंडस्ट्रीज में ज्यादातर यूज होता है जब हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई फूड को सेव करना होता है, बट हम हर जगह इसको प्रेफर नहीं करते। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है यहाँ पर प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। आपके घरों में आपने सॉल्ट तो सभी लोग यूज करते हैं खाने में, है ना। तो आपको क्या पता है कि ये जो हमारा सॉल्ट होता है ये सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है हमारे फूड के लिए। प्रिजर्वेटिव मीन्स ऐसी कोई भी चीज जो कि हमारे फूड को बचा रही है अटैक से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, तो वही सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव होता ही है। लेकिन नॉर्मली सबसे ज्यादा कहाँ पर यूज किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए? या तो फिर मीट में किया जाता है या तो फिर फिश में किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे चिली हो गई, जैसे कि आंवला हो गया, यहाँ इन सब में भी कुछ एक ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जहाँ पर हम प्रिजर्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सॉल्ट। सॉल्ट के अंदर एक क्वालिटी होती है कि ये क्या करती है कि जिस चीज के ऊपर लगाएंगे ना उसके अंदर से मॉइस्चर निकाल लेती है। जैसे मीट के अंदर लगाएंगे तो मीट के अंदर से मॉइस्चर को निकाल लेगी। और इसके अलावा फिश होती है, फिश के ऊपर भी क्या करते हैं कि सूखा सा एकदम सॉल्ट लगा देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, तो ये उसके अंदर से मॉइस्चर को निकाल लेती है। तो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसकी वजह से होते हैं? कोई भी फूड के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से वो पैदा होते हैं। अब मॉइस्चर ही खत्म हो गया तो क्या होगा? फूड सेव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर नहीं बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ होती नहीं है और हमारा जो फूड है वो एक तरीके से प्रिजर्व हो जाता है। तो सॉल्ट हम यूज कर सकते हैं हमारे फूड को प्रिजर्व करने के लिए। थर्ड आता है हमारा प्रिजर्वेशन बाय शुगर। आप लोगों ने देखा होगा जैम होता है या तो फिर बहुत सारे से जेली वगैरह आती हैं, कैंडीज वगैरह भी आती है, आपने देखा होगा। तो वो बिल्कुल खराब नहीं होती, जेली खराब नहीं होती, काफी टाइम तक चलती रहती है,
वो कैसे चलती है, कैसे खराब नहीं होती? उसका रीजन यही है कि जो शुगर होता है, शुगर की भी क्वालिटी होती है कि किसी भी फूड के अंदर से मॉइस्चर को ये खत्म कर देता है। तो इसी की वजह से अगर हम नॉर्मल फ्रूट को कुछ दिन के लिए रख दें, मान लो आपने एक मैंगो लिया, एक एप्पल लिया, आप कुछ टाइम के लिए रखोगे, कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप उसमें शुगर ऐड करके और फिर उसके बाद में रख दोगे तो क्या होगा, वो खराब नहीं होगा, क्योंकि शुगर मॉइस्चर को खत्म कर देगा। इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उनको ये जो ये चांस होता है, ये नहीं मिल पाता है कि वो ग्रो करें फूड के अंदर, ठीक है। हमारा फोर्थ आता है इसमें पॉइंट, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। आप लोगों ने देखा होगा ना, नॉर्मली घर में अचार होता है, तो अचार किससे बनता है? जो पिकल होता है, पिकल किससे बनता है? नॉर्मली जो भी मान लो रॉ मैंगो जो पिकल होता है उसको बनाना है। वैसे तो अगर हम मैंगो कुछ टाइम के लिए रख दोगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। बट अगर आप उसको उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दो, उसके बाद में थोड़ा उसमें ऑयल डाल दो और उसको आप 1 साल तक रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लंबे समय तक चलता रहेगा। क्यों चल रहा है? क्योंकि पहली चीज उसमें सॉल्ट आ गया, दूसरी चीज उसमें जो यूज करते हैं ना ऑयल, ये बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को की जो ग्रोथ होती है ना उसको रोकता है। तो इसीलिए हम लोग जो पिकल वगैरह बनाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑयल डालते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ना जाए और ये लंबे समय तक बिल्कुल सेफ रहे। इसके अलावा विनेगर होता है, विनेगर में भी आपने कभी कभी आप जब जाते होगे रेस्टोरेंट वगैरह में तो वहां पे आपने देखा होगा अनियन वगैरह होते हैं, वो विनेगर के अंदर दिए जाते हैं रख करके। वो क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि जो विनेगर होता है वो अनियन वगैरह कुछ भी ले लो, विनेगर एक ऐसी चीज है जो आप सालों साल तक यूज कर सकते हो, वो खराब नहीं होगी। उसका भी रीजन यही होता है कि विनेगर एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती है और वो जो फूड है उसको सेव करके रखता है लॉन्ग ड्यूरेशन तक, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। आपने घरों में देखा होगा, मम्मी होती हैं, जो भी घरों में आपने जितना भी दूध वगैरह तो सभी लोग बॉईल करते हैं, है ना। तो जो मिल्क होता है वो बॉईल कर लिया, फिर सब्जियां वगैरह होती हैं जो कुक्ड होती हैं, है ना, उनको हम लोग गर्म कर देते हैं कुछ टाइम के बाद में कि वो खराब ना हो। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हीट करने पर वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डाई हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, हम लोग ज्यादातर जो दूध होता है या फिर घरों में जो सब्जियां वगैरह बन चुकी होती, कुक हो चुकी होती, उनको गर्म कर देते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। और सेकंड, अगर हम क्या करें, या तो फिर बहुत ठंडे टेम्परेचर पे रख दें, मतलब इतना जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें नहीं, बहुत ही अगर हम कूलिंग करके रख दें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा काफी टाइम तक जो खाना होता है वो सेफ रहता है। मिल्क वगैरह भी अगर आप बॉईल करने के बाद में उसको फ्रिज में ही रखते हैं कि अगर ये ठंडा भी हो गया, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी आ गया, तब भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं। तो उसको बिल्कुल कूल कर देते हैं, कूल वाला जो टेम्परेचर होता है, ठंडा जो टेम्परेचर होता है वहां पर रखते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो इनके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, या तो फिर बहुत गर्म कर दो ताकि ये किल हो जाए, या तो फिर बहुत ठंडे टेम्परेचर पे रख दो, तो ठंडे टेम्परेचर पे इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए इनको ग्रो करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो फिर हम गर्म कर दें बहुत ज्यादा, या तो फिर हम क्या करें, बहुत ज्यादा इसको ठंडा कर दें। तो हम इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं, अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। आपने जो एक टर्म है, आपने अगर क्लास 8th का ये टॉपिक पढ़ा होगा पहले, तो उसमें पढ़ा होगा आपने जो पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन क्या होता है कि जो नॉर्मली आपने देखा होगा कुछ एक मिल्क के ऐसे पैकेट्स आते हैं जो आप काफी दिन तक भी रखते हैं ना, 6-7 दिन भी रख रहे हैं तब भी वो खराब नहीं होते जब तक वो सील्ड है, जब तक कि वो पैकेट के अंदर बंद है। उसका रीजन ये होता है कि ऐसे जो भी पैकेट्स होते हैं जो मिल्क के आते हैं वो पाश्चराइजेशन प्रोसेस से होकर के आते हैं। और ये प्रोसेस होता क्या है, पाश्चराइजेशन जो प्रोसेस होता है इसमें जो हमारा मिल्क होता है उसको 72 डिग्री सेल्सियस के जो टेम्परेचर होता है इस पर हम लोग गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद सडन ठंडा कर देते हैं, एकदम से ठंडा करने के बाद और तुरंत के तुरंत उसको पैकेट में डाल करके और सील कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है एकदम बिल्कुल पहले गर्म कर दिया, फिर बिल्कुल सडनली उसको ठंडा कर दिया,
कूल कर दिया बिल्कुल, ठीक है। तो इसकी वजह से जो उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और उसके बाद में हम उसको एयर टाइट एकदम सील कर देते हैं, तो बाहर से बैक्टीरिया अंदर जा नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको, जो मिल्क होते हैं हमारे पास्चराइज्ड जो मिल्क होते हैं, उसको हम काफी लंबे टाइम तक रख सकते हैं, बिना बॉईल किए, बिना गर्म किए तक हम उसको खोलेंगे नहीं, वो खराब नहीं होता। तो ये प्रोसेस होता है पैस्चराइजेशन। इसको पैस्चराइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लुईस पैस्चर ने ये जो मेथड था इसको डेवलप किया था, इसकी खोज की थी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पैस्चराइजेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। लास्ट हमारा जो टॉपिक जो मेथड है वो है स्टोरेज एंड पैकिंग। आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो एकदम एयर सील्ड आते हैं, मतलब सील किए हुए आते हैं और उसके अंदर एयर कुछ होती है लेकिन वैसे नहीं जा सकती, सील होते हैं बिल्कुल। वो क्यों होते हैं? ताकि जो बैक्टीरिया है वो बाहर से उसके अंदर नहीं जा पाए। और भी बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स आजकल आते हैं जो आपने देखा होगा रेडी टू ईट फूड आते हैं, तो जब तक वो सील्ड रहते हैं ना तब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको रख सकते हो। लेकिन जैसे ही आप उसकी सील खोलोगे तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हम उसको बिल्कुल अच्छे से पैकेजिंग कर देते हैं, उसकी स्टोरेज अच्छा सा कर देते हैं, सील कर देते हैं, तो उसकी वजह से एयर बाहर से नहीं जा पाती उसके अंदर, और एयर के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी अंदर नहीं जा पाते हैं, और इसकी वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व रहता है। तो इस तरीके से ये कुछ मेथड्स हैं जिसको यूज करके हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ये कुछ और नहीं बल्कि नाइट्रोजन को ट्रैप करना। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो वो नाइट्रोजन हम लोग डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते, जितने भी एनिमल्स है और प्लांट्स है उसको डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ चीजें होती है, जैसे कि आपने क्लास 6th में और 7th में पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ये क्या करता है कि रूट्स में रहता है। जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे बीन्स हो गए या तो फिर कुछ पल्सेस वगैरह होती हैं, उनकी रूट्स में ये रहते हैं, और ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ से नाइट्रोजन लेकर के इसको यूजफुल कंपाउंड में नाइट्रोजन के चेंज कर देते हैं, जो कि यूजफुल रहते हैं प्लांट्स के लिए। और वही प्लांट्स फिर क्या करते हैं, इसको इनटेक करते हैं और प्रोटीन के फॉर्म में, बेसिकली वैसे तो प्रोटीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, इसलिए भी यूज होता है, और वाइटामिन में भी यूज होता है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में भी यूज होता है, बट मेनली उसको प्रोटीन्स में चेंज कर देते हैं जो कि यूजफुल नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्यों जरूरी होता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नाइट्रोजन वैसे तो बहुत ज्यादा है बट डायरेक्टली हम लोग इसको नहीं ले सकते। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो बैक्टीरिया जो है हमारे रिजोबियम, तो ये क्या कर रहा है, उसको ऐसे कंपाउंड में चेंज कर रहा है जो कि यूजफुल कंपाउंड है नाइट्रोजन का। फिर वो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, प्लांट्स उसको इनटेक कर रहा है, प्लांट्स उसको कंज्यूम कर रहा है, और वो प्लांट क्या बना रहा है, फिर प्रोटीन बना रहा है। ज्यादातर प्रोटीन होता है, इसलिए मैं प्रोटीन को लेकर के चल रही हूँ। इस प्रोटीन को फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ज्यादातर प्रोटीन कहाँ से मिलता है, दालों से मिलता है, पल्सेस, बीन्स, इन सबसे ही मिलता है। तो ये प्रोटीन फिर क्या करेगा, ये हम खाएंगे। बीन्स वगैरह होती हैं उनसे हमें क्या मिलता है, हमें विटामिन वगैरह बहुत मिलते हैं, तो ये हम खाते हैं और हमारे अंदर वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जाते हैं। तो इसलिए हम डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं बट हम इनडायरेक्टली जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं वो इनटेक करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। Rhizobium bacterium is involved in the fixation of nitrogen in लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स यही सारे होते हैं, जैसे बीन्स हो गई, पल्सेस हो गई, इनकी रूट्स में रहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो प्लांट्स हैं इन बैक्टीरिया को अपने जो रूट्स है उसमें क्यों रखते हैं, इसीलिए ही रखते हैं कि बैक्टीरिया को क्या मिल गया, एक हाउस मिल गया, घर मिल गया रहने के लिए, और उसके बदले वो क्या कर रहे हैं, इन प्लांट्स को नाइट्रोजन का यूजफुल कंपाउंड बना करके दे रहे हैं, जो कि अपने फूड की तरह प्लांट्स इनटेक करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का काम हो रहा है। तो ऐसी चीज जहाँ पे दोनों का फायदा हो रहा है, ऐसी रिलेशन जो होती है जहाँ पर दोनों का फायदा हो रहा है, इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। आपने ये चीज पढ़ी होगी
लास्ट वाली क्लास में, क्लास 7th में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, यही चीज होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो प्लांट का भी फायदा हो रहा है और ये जो बैक्टीरिया है इसका भी फायदा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब कि जब हम, आपने देखा होगा थंडर वगैरह बहुत ज्यादा होता है, थंडर स्टॉर्म होता है ना, तो वहां पर लाइटनिंग बहुत ज्यादा होती है। जब लाइटनिंग होती है तो उसकी वजह से, जब लाइटनिंग होगी ना, तो एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन क्या हो गई N2, फिर ये नाइट्रोजन किसमें डिवाइड कर देगा, N और N में डिवाइड कर देगा, इसको N और N में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये अलग अलग कंपाउंड्स बन गए, नाइट्रोजन गैस के अलग अलग कंपाउंड बन गए। अब ये जो कंपाउंड अलग अलग बन गए, ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो वाटर होता है, जैसे अब जो क्या होगी, लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग के बाद में रेन भी होगी, तो वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और एक अलग कंपाउंड बना लेता है, तो वो भी हमारे प्लांट्स के लिए यूजफुल रहती है। तो इस लाइटनिंग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस का फिक्सेशन कर सकते हैं, उसको ट्रैप कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे जो बैक्टीरिया है वो तो यूज में आ ही रहे हैं। अब बात ये आती है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं नाइट्रोजन को। दूसरा, लाइटनिंग की वजह से भी फिक्सेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें 78% अगर नाइट्रोजन है तो वो 78% ही रहती है, कम क्यों नहीं होती। जैसे कि वाटर है, वाटर भी उतना ही रह रहा है, कम नहीं हो रहा। तो उस तरीके से जो हमारी गैस है ये भी कम नहीं हो रही। इसका क्या रीजन है, इसका भी रीजन है कि साइकिल, समझ रहे हैं ना। साइकिल का मतलब क्या है कि पहले जो चीज बनी उसके बाद में किसी दूसरे फॉर्म में गई, फिर वापस से अपने दूसरे फॉर्म में आ गई, इस तरीके से वो अपने फॉर्म में वापस आती रहेगी कुछ टाइम के बाद में, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं हो रही। कभी आपने देखा है कि साइकिल होती है वो कभी खत्म होती है, साइकिल है कभी खत्म होगा नहीं। तो इसी तरीके से हम इसको नाइट्रोजन साइकिल इसमें देख लेते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल कैसी होती है, जिसकी वजह से जो हमारा नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में 78% ही रहता है, ना तो उससे बढ़ता है ना तो उससे कम होता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल के पूरे पॉइंट्स हैं जिसको हम अभी ओरली देख लेते हैं। इसके बाद में इसका जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको समझने में हमें काफी आसानी होगी, है ना। तो सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल जो हमारी होती है, हमने क्या चीज अभी समझी कि हमारी जो नाइट्रोजन होती है वो एटमॉस्फेयर में अगर 78% है तो वो 78% ही रहती है, ना कम होती है ना ज्यादा होती है। इसका क्या रीजन है कि किस वजह से ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोगों ने अभी चीज देखी थी कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं या तो फिर हम जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ये कभी भी नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नहीं ले सकते, भले ही कितनी ही ज्यादा नाइट्रोजन क्यों ना हो। इसका कुछ एक नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, पहले उस यूजफुल कंपाउंड में चेंज करना पड़ता है, तभी हम लोग उसको इनटेक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं या फिर लाइटनिंग होती है, तो वो क्या करते हैं कि सिंपल जो यूजफुल कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के उसमें चेंज कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये मतलब कि कुछ ज्यादातर तो ये जो हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया हमने पढ़ा यही होते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं, ये ग्रीन एल्गी होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं एटमॉस्फेयर से, मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसके बाद में उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, फिर उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद में क्या होता है, प्लांट्स कन्वर्ट दीज कंपाउंड इनटू प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। अब ये जो प्लांट ने उसको ले लिया, क्योंकि प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए थी, जो कंपाउंड चाहिए थे नाइट्रोजन के, वो तो उसको मिल गए। अब वो क्या करेगा, प्लांट उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन में और दूसरे कंपाउंड्स में। दूसरे कंपाउंड जैसे कि अभी हमने पढ़ा था विटामिन हो गए, ठीक है, तो विटामिन में चेंज कर दिया और दूसरे कंपाउंड्स में चेंज कर दिया। तो प्रोटीन में ज्यादातर होता है तो ज्यादातर की प्रोटीन में चेंज कर देगा। प्रोटीन में चेंज करने के बाद में अब ये प्रोटीन हम लोग खाते हैं, या तो एनिमल्स प्लांट को खाएंगे या तो फिर जो ह्यूमन बीइंग्स है वो खाएंगे। तो उस प्रोटीन को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो एनिमल फीडिंग ऑन दीज प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन, उनको ये प्रोटीन मिल जाएगा। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, अब क्या होता है कि हमें कभी तो मरना ही है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग हमेशा अमर रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता।
तो हमें कभी ना कभी तो मरना पड़ेगा। जब हम मरेंगे ना तो उसके बाद में हमारे अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी अगर एनिमल भी मरता है तो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं। अब वो बैक्टीरिया आ गए तो क्या हो रहा है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट in the soil convert nitrogenous waste into nitrogenous compound, ठीक है, to be used by the plants again। अब जो बैक्टीरिया आ गए, जो फंगी आ गए, वो क्या कर रहे हैं, जो उसके अंदर नाइट्रोजनस जो गैस होती है उसको, नाइट्रोजन जो वेस्ट है, मतलब जो भी वेस्ट है, जो भी एक्सक्रेटा है, तो उसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जो कि प्लांट को चाहिए होता है। दोबारा से उसके अंदर से, मतलब जो एनिमल है, एनिमल के अंदर नाइट्रोजन गया, नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज किया फिर से बैक्टीरिया ने, और वो कहाँ चला गया, दोबारा से सॉइल में चला गया, और सॉइल से कहाँ चला जाएगा, प्लांट्स के अंदर वापस से चला जाएगा। तो कुछ काम तो बैक्टीरिया ने कर दिया, वापस से प्लांट्स को दे दिया, और बाकी या तो फिर क्या होगा, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट्स ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। मतलब कि कुछ तो ऐसे बैक्टीरिया हैं और कुछ ऐसे फंगी हैं जो कि उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड किसके लिए यूज में आएगा, प्लांट्स के लिए यूज में आएगा। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या कर रहे हैं, गैस में डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस में ही चेंज कर दे रहे हैं। तो वो कहाँ जाएगा, गैस है तो ऑब्वियसली कंपाउंड नहीं है, वो गैस है तो एटमॉस्फेयर में वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से जो चीज जहां से आई थी वहीं पर ही वापस जा रही है, तो इसीलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अब हम इसको एक तरीके से जो इसके साइकिल है उसके फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी नाइट्रोजन साइकिल। अभी हमने क्योंकि सारे पॉइंट्स एक बार देख लिए तो हमें इसको समझने में आसानी होगी, और इसको अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप बहुत इजीली बिना इसको देखे भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हो रहा है इसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि है हमारी 78%। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या हो रही है, इसको फिक्स करना है, मतलब इसको ट्रैप करना है हमें अपटेक करने के लिए, इनटेक करने के लिए। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है या फिर जो ब्लू एल्गी है वो क्या कर रही है, फिक्स कर रही है नाइट्रोजन को, पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, या तो फिर क्या होगा, दो ऑप्शंस है, पहला ये है कि बैक्टीरिया फिक्स कर रहे हैं, या तो फिर लाइटनिंग जो हो रही है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर रही है, वो नाइट्रोजन को ट्रैप कर रही है। ये दो ऑप्शंस हो गए। अगर हम पहला ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं बैक्टीरिया वाला, तो बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू, नाइट्रोजन किसमें कर रही है, नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजन को बैक्टीरिया किसमें कन्वर्ट कर रहा है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर रहा है, जो कि कंपाउंड किसको चाहिए, प्लांट्स को चाहिए इनटेक करने के लिए। अब कंपाउंड को क्या कर रहा है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। यहाँ पे क्या जा रहा है, कंपाउंड जो है वो कहाँ जा रहा है, सॉइल में जा रहा है, और सॉइल कहाँ पे किसको क्या कर रहा है, वो अपटेक कर ले रहा है बाय द प्लांट्स। जो सॉइल में कंपाउंड चले गए जो कि बैक्टीरिया ने बनाए थे, वो कंपाउंड सॉइल में गए, सॉइल से अपटेक कर रहे प्लांट्स ने। प्लांट्स के बाद में प्लांट्स ने क्या बनाया, जो प्रोटीन है वो बना दिया, और प्रोटीन की फॉर्म में एनिमल्स ने उसको ईट किया। एनिमल्स ने ईट किया तो फिर क्या हो गया, ईट करने के बाद में यहाँ पर नाइट्रोजनस जो वेस्ट है, जो प्लांट्स होते हैं अगर वो जब डाई हो जाएंगे, डाई होने के बाद में उनका जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है या फिर जो उनका एक्सक्रीशन होता है डेथ के बाद में, वो क्या होगा, वो दोबारा से नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज हो रहा है और वो सॉइल की फॉर्म में जा रहा है, और फिर उसको वापस से कौन ले रहा है, प्लांट्स ले रहा है। इस तरीके से एक तो ये साइकिल चलती रहेगी, या फिर इसके बाद में क्या हो सकता है, यहाँ पर जब कंपाउंड है हमारा, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये कहाँ जा रहा है हमारा, बैक्टीरिया इसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। ये नॉर्मली जो कंपाउंड है नाइट्रोजन का उसको डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देता है। नाइट्रोजन गैस में चेंज करने के बाद में ये वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो इन दोनों से ही जो कंपाउंड में नाइट्रोजन चेंज हुआ वो नीचे ही आएगा, कंपाउंड सॉइल में मिलेगा, सॉइल में मिलने के बाद में डायरेक्टली या तो फिर क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया है उसको नाइट्रोजन गैस में चेंज कर रहे हैं, या तो फिर डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, वो जो नाइट्रोजनस गैस जो कंपाउंड है उसको फिर से प्लांट्स इनटेक कर रहे हैं, और फिर से वो जो एनिमल्स है उन प्लांट्स को इनटेक
कर रहे हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की जो साइकिल होती है हमारी ये चलती रहती है और इसी नाइट्रोजन साइकिल की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन रहती ही है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी आप प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर नंबर 3। बाय बाय, टेक केयर।